आप तमाम जमात को हमारी जानिब से या अली मदद। मौला अली मदद। आज का जो हमारा मौजू है वो है नहजुल बलागा। जी। ये लफ्ज़ कहाँ से कैसे आया, कैसे ये इर्तका पजीर हुआ, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी दरखास्त है। जी बिल्कुल। और वो आप लोग सब जानते होंगे कि अब हमारे 3 नहीं बल्कि 4 चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, जिनका लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। जी। और हमारा चौथा चैनल भी स्टार्ट कर दिया गया है, इस्माइली एसेंस खिदमत, जिसमें वाज और गिनान होंगे। अच्छा। जिसका लोगो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा इस्माइली एसेंस तालीम भी है, जिस पर बहुत खूबसूरत तस्बीहात मौजूद हैं। जी बहुत खूब। आप सुबह सुबह या दिन के किसी भी वक्त म्यूजिकल तस्बीहात सुन सकते हैं और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बेहतरीन। चलते हैं अपने असल मकसद की तरफ। जी। और एक बहुत पुरानी इल्मी बहस का मरकज है नहजुल बलागा। बिल्कुल। ये नाम ही इतना दिलचस्प है। इसका मतलब क्या है? जी देखिए, इसके लफ्जी माने ही इसकी पूरी रूह को बयान कर देते हैं। नहज का मतलब है रास्ता। जी, एक वाज़े राह। और बलागा निकला है बलीग से, जिसका मतलब है फसाहत, यानी बात को बहुत खूबसूरत, बहुत मौसर अंदाज में पहुंचाना। अच्छा, तो नहजुल बलागा का मतलब हुआ फसाहत और बलागत का रास्ता। बिल्कुल यही, फसाहत का रास्ता। वाह। और ये रास्ता हमें किसकी तालीमात तक ले जाता है? ये रास्ता हमें सीधा इमाम अली इब्न अबी तालिब के कलाम तक ले जाता है। ये किताब असल में उनके खुतबात, उनके खुतूत और उनके अक़वाल का एक मजमुआ है। अच्छा, तो इसमें मतलब किस किस्म का मवाद है? इसमें तनव्वु बहुत ज्यादा है। देखें, इसके 3 बड़े हिस्से हैं। एक तो है खुतबात, ठीक है जी, जिनकी तादाद तकरीबन 238 है। ये वो तकारीर हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पर की। सही। फिर है खुतूत, कोई 79 के करीब, जो उन्होंने अपने गवर्नरों को लिखे, कमांडरों को, या कभी कभी अपने मुखालिफिन को भी। और आखिर में तकरीबन 478 मुख्तसर अक़वाल हैं, जिन्हें हम हिकमत भरे कलिमात भी कहते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा और जामे काम है। इतना सारा मवाद इसे एक जगह जमा किसने किया? ये काम कब हुआ? ये काम 11वीं सदी ईस्वी के बिल्कुल शुरू में हुआ। बगदाद में 2 भाई थे। अच्छा जी, उनके नाम थे शरीफ रजी, जिनका इंतकाल 1015 ईस्वी में हुआ, और उनके भाई अल मुर्तज़ा अली बिन ताहिर। उन्होंने इस बिखरे हुए मवाद को इकट्ठा करके एक किताब की शक्ल दी। तो हमारे पास ये एक शानदार मजमुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहानी इतनी सीधी नहीं है। आहा, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब भी किसी इतनी अहम किताब की बात होती है, उसकी अपनी कहानी होती है। क्या यहाँ भी ऐसा ही कुछ है? बिल्कुल, यहाँ से ही वो असल इल्मी बहस शुरू होती है, जो आज तक चल रही है। और वो बहस क्या है? सबसे बड़ा सवाल जो इस किताब पर उठाया गया, वो उसकी सदाकत, उसकी ऑथेंटिसिटी का है। यानी क्या ये वाकई इमाम अली का कलाम है? जी, क्या इस किताब का हर लफ्ज वाकई इमाम अली का है? इस पर बिल्कुल भी इत्तफाक राय नहीं है। अच्छा, तो नाक़दीन का क्या कहना है? वो क्या एतराज करते हैं? सबसे आप कहें कि संगीन इल्ज़ाम ये है कि इस किताब के कई हिस्से, ख़ास तौर पर कुछ खुतबात, वो दरअसल मुरत्तब करने वालों ने, यानी शरीफ रदी और अल मुर्तज़ा ने खुद लिखे हैं। 1 मिनट, क्या आप कह रही हैं कि उन्होंने खुद घड़े हैं? जी, इल्ज़ाम यही है। ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? इसके पीछे क्या मकसद हो सकता था? नाक़दीन के मुताबिक इसका मकसद सियासी और नजरियाती था। देखिए, इस दौर में शिया मकतब फ़िक्र के अंदर मुख्तलिफ नजरियाती इख्तिलाफात थे। सही। तो इल्ज़ाम यह है कि इन भाइयों ने अपने मखसूस नजरियात को तक़वियत देने के लिए इमाम अली की जुबान इस्तेमाल की, ताकि उनकी बातों को ज्यादा वजन मिले। बिल्कुल, यानी अपने मौक़िफ़ को इमाम के कलाम का हिस्सा बनाकर पेश कर दिया जाए। ये बहस कितनी पुरानी है? क्या ये कोई नई तनकीद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शुबहात बहुत पुराने हैं। सबसे पहले 13वीं सदी के एक बहुत मशहूर मौर्रिख हैं इब्न खुल्कान। उन्होंने इसकी सदाकत पर बाकायदा शक का इजहार किया। 13वीं सदी में? जी, और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। उनके बाद अज़्ज़हबी, इब्न हजर, हाजी खलीफा, मतलब बड़े बड़े मुस्लिम उलमा ने अपनी किताबों में इन शुबहात को जिंदा रखा। जाहिर है इसके दिफा में भी कुछ कहा गया होगा। क्या सभी इसे मशकूक समझते हैं? जी बिल्कुल। तस्वीर का दूसरा रुख भी है। इब्न हदीद, जो खुद 13वीं सदी के बहुत बड़े आलिम थे और जिन्होंने नहजुल बलागा की सबसे मशहूर शरह लिखी, जी, उन्हें इसकी सदाकत पर कोई शक नहीं था।
وہ اسے مکمل طور پر امام علی کا کلام مانتے تھے۔ تو یہ دو انتہائیں ہو گئی۔ ایک اطالوی اسکالر لورا ویچیا ویگلیری نے پیش کیا ہے۔ اور وہ درمیانی راستہ کیا کہتا ہے؟ ویگلیری کا نقطۂ نظر بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ پوری کتاب کو من گھڑنت کہہ کر رد کر دینا یہ بھی زیادتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس کا ایک بڑا حصہ، خاص طور پر جو تاریخی واقعات سے متعلق ہے، وہ واقعی امام علی سے منسوب کیا جا سکتا ہے، لیکن باقی حصوں کی صداقت کا حتمی فیصلہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو اس ساری بحث کا مرکز کتاب سے زیادہ اس کے مرتب کرنے والے شریف رضی اور ان کے بھائی بن جاتے ہیں۔ بالکل، سارا معاملہ ان دو شخصیات کے گرد گھومتا ہے۔ تو ان کے بارے میں ہمیں جاننا ہوگا، ان کی اپنی زندگی کیسی تھی؟ اور جب ہم ان کی تاریخ دیکھتے ہیں تو ایک بہت حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ شریف رضی اور المرتضیٰ پر ان کی اپنی زندگی میں مصر کی فاطمی سلطنت کی طرف سے جھوٹے ہونے کا الزام لگایا گیا تھا۔ کیا؟ ایک منٹ، جس شخص نے امام علی کے کلام کا اتنا مقدس مجموعہ مرتب کیا، اس پر جھوٹے ہونے کا الزام، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے اس دور کی ایک بہت بڑی سیاسی کشمکش کی کہانی ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، ایک طرف بغداد میں عباسی خلافت تھی اور دوسری طرف قاہرہ میں فاطمی خلافت، اور دونوں ایک دوسرے کے حریف تھے۔ صحیح۔ شریف رضی بغداد میں رہتے تھے۔ سن 1009 عیسوی میں انہوں نے فاطمی امام الحاکم کی شان میں قصیدہ ایک نظم لکھی۔ ٹھیک ہے۔ اس نظم میں انہوں نے فاطمیوں کے نسب کو تسلیم کیا اور انہیں پیغمبر کی حقیقی اولاد مانا۔ اس نظم کا کوئی حصہ، کوئی شعر یاد ہے؟ جی، اس کا ایک شعر بہت مشہور ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: میں دشمنوں کی سرزمین یعنی بغداد میں درد میں مبتلا ہوں، جبکہ مصر میں ایک علوی خلیفہ موجود ہے، اس کا باپ میرا باپ ہے اور اس کا رب میرا رب ہے۔ واہ، یہ تو فاطمیوں کی کھلی حمایت ہے۔ جی بالکل۔ تو پھر مسئلہ کہاں پیدا ہوا؟ اگر وہ فاطمیوں کی حمایت کر رہے تھے تو فاطمیوں نے ان پر الزام کیوں لگایا؟ یہاں کہانی میں ایک ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ صرف 2 سال بعد 1011 میں سیاسی حالات ایک دم بدل گئے۔ کیسے؟ بغداد کا عباسی خلیفہ القادر باللہ وہ فاطمیوں کے بڑھتے ہوئے اثر سے بہت گھبرا گیا۔ اس نے فاطمیوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اس مہم میں اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک بہت ہی شاطرانہ چال چلی۔ اس نے بغداد کے تمام بڑے شیعہ اور سنی علماء کو جمع کیا۔ اچھا۔ اور ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ ایک دستاویز پر دستخط کریں جس میں یہ لکھا تھا کہ مصر کے فاطمی حکمران جھوٹے ہیں اور ان کا پیغمبر سے کوئی نسبی تعلق نہیں۔ اسے بغداد مینیفیسٹو بھی کہتے ہیں نا؟ جی بالکل۔ اور شریف رضی کا رد عمل کیا تھا؟ وہی شریف رضی جنہوں نے 2 سال پہلے فاطمیوں کو اپنا باپ کہا تھا۔ یہی تو اس کہانی کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ عباسی خلیفہ کے دباؤ میں آ کر شریف رضی اور ان کے بھائی المرتضیٰ دونوں نے اس دستاویز پر دستخط کر دیے۔ کیا واقعی؟ جی، انہوں نے عوامی طور پر اس بات کی گواہی دی جسے وہ نجی طور پر شاید غلط سمجھتے تھے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ کیا اس کا کوئی اور ثبوت میں ہے کہ وہ دباؤ میں تھے؟ جی، مشہور مورخ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ شریف رضی نے عباسیوں کے خوف سے فاطمیوں کی تعریف والی وہ نظم اپنے شعری دیوان میں بھی شامل نہیں کی۔ اسے چھپا دیا؟ جی، اسے چھپا دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ شدید سیاسی دباؤ میں تھے۔ اس سے تو ایک بہت مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک طرف نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب اور دوسری طرف اس کا مرتب کرنے والا ایک ایسا شخص ہے جو سیاسی دباؤ کے تحت اپنی بات سے پھر گیا۔ بالکل، یہی وہ مشکل سوال ہے جس سے اسکالر صدیوں سے نمٹ رہے ہیں۔ تو پھر کتاب کی ساخت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں، تنقیدی نقطہ نظر یہ کہتا ہے کہ جو شخص سیاسی فائدے یا جان کے خوف سے ایک جگہ سچائی پر سمجھوتا کر سکتا ہے، جی، اس کی علمی دیانتداری پر مکمل بھروسہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اسی بنیاد پر یہ شبہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے نہج البلاغہ میں بھی کچھ مواد کو اپنے وقت کی سیاسی ضروریات کے مطابق ترمیم کیا گیا ہو۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کو مسترد کر دینا چاہیے؟ نہیں، اتنا سادہ نتیجہ نکالنا بھی درست نہیں۔ جیسا کہ ابن خلقان نے بھی کہا تھا، یہ ماننا کہ پوری کتاب ہی من گھڑت ہے، یہ شاید حقیقت سے دور ہے۔ صحیح۔
सच्चाई अक्सर दो इंतहाओं के दरमियान होती है, लेकिन इसका मुताला करते वक्त एक तनकीदी जहन रखना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर इस्माइली नुक्ता नज़र से जिनके इमामों के खिलाफ ये दस्तावेज़ थी। इस पसे मंज़र को जानना बहुत अहम है। इन तमाम तनाज़ात के बावजूद इस किताब की अदबी हैसियत के बारे में क्या राय है? इस बात पर तकरीबन सबका इत्तेफाक है, चाहे वो नाक़िद हों या हामी, जी, कि नहजुल बलागा जो आज हमारे पास मौजूद है वो अरबी ज़ुबान और अदब के अजीम तरीन शाहकारों में से एक है। उसका उसलूब, उसकी फसाहत बेमिसाल है। यह एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। हम सारा इल्ज़ाम या तारीफ शरीफ रज़ी पे डाल रहे हैं, लेकिन क्या इमाम अली का कलाम उनसे पहले मौजूद नहीं था? क्या ये सारा मवाद 300 साल तक कहीं गायब था और फिर अचानक शरीफ रज़ी को मिल गया? ये बेहतरीन सवाल है और ये उस पूरी बहस का रुख मोड़ देता है। अच्छा, हाँ, हकीकत ये है कि शरीफ रज़ी इमाम अली के कलाम को जमा करने वाले पहले शख्स नहीं थे। ओह जी, वो इस सिलसिले की एक अहम कड़ी जरूर थे, लेकिन पहले नहीं थे। तो उनसे पहले कौन ये काम कर रहा था? उनसे सदियों पहले से दर्जनों उलमा और मौर्रिखीन इमाम अली के खुतबात, खुतूत और अक़वाल को अपनी किताबों में नकल कर रहे हैं। मसलन ये फहरिस्त बहुत लंबी है। मिसाल के तौर पर ज़ैद बिन वहब अल-जुहनी, जिनका इंतकाल 96 हिजरी में हुआ, वो इमाम अली के ज़माने के बहुत करीब थे। फिर अल-वाक़िदी, इमाम मुस्लिम, अत-तबरी, अल-कुलैनी, ये सब शरीफ रज़ी की पैदाइश से भी 100-200 साल पहले के लोग हैं। यानी ये सारा मवाद इन सब की किताबों में बिखरी हुई शक्ल में मिलता है। जी बिल्कुल। इस मालूमात की क्या अहमियत है? इससे क्या साबित होता है? इससे एक बहुत अहम बात साबित होती है कि ये कलाम शरीफ रज़ी की ईजाद नहीं था। सही। ये मवाद उनसे पहले इल्मी दुनिया में मौजूद था, गर्दिश कर रहा था और मुस्तनिद माना जाता था। तो शरीफ रज़ी ने क्या किया? वो एक मौलिफ से ज्यादा एक मुरत्तिब थे, एक एडिटर। उन्होंने पहले से मौजूद बिखरे हुए मोतियों को इकट्ठा करके एक लड़ी में पिरो दिया। तो इससे बहस का जाविया ही बदल जाता है। सवाल ये नहीं रहता कि क्या उन्होंने ये सब खुद लिखा, बिल्कुल, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि उन्होंने मौजूद मवाद में से क्या मुंतखब किया, क्या छोड़ा और इसे किस तरतीब से पेश किया। आपने बिल्कुल सही नुक्ता पकड़ा। अब बहस उनकी तख्लीक पर नहीं बल्कि उनके इंतखाब और तदवीन पर आ जाती है। ठीक है, आइए इन तमाम नुकात को समेटते हैं। ये एक बहुत ही पेचीदा लेकिन दिलचस्प कहानी है। जी, हमने शुरू किया नहजुल बलागा के मायने से, फसाहत का रास्ता, और देखा कि ये इमाम अली के कलाम का एक बेमिसाल मजमुआ है। सदियों पुरानी बहस को देखा, हमने उसके मुरत्तब करने वाले शरीफ रज़ी और उनके इस सियासी तूफान में घिरने की कहानी सुनी, जिसने उनकी गैर जानिबदारी पर एक सवालिया निशान लगा दिया। बिल्कुल। लेकिन फिर जब ऐसा लग रहा था कि किताब की बुनियादी मशकूक है, हमें पता चला कि इस किताब का ज्यादातर मवाद शरीफ रज़ी से सदियों पहले भी मौजूद था। जी, और दर्जनों मुस्तनद उलमा उसे अपनी किताबों में दर्ज कर चुके थे। इससे ये साबित हुआ कि कलाम की एक असल बुनियाद मौजूद है। तो हतमी नतीजा क्या निकलता है? हतमी नतीजा ये है कि इस किताब को एक खुले, कदरदान लेकिन साथ ही तनकीदी जहन के साथ पढ़ना चाहिए। इसकी रूहानी और अदबी अजमत से लुत्फानंदोज होना चाहिए, लेकिन उसके मुरत्तब होने के पेचीदा तारीखी और सियासी पस मंजर को भी कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। और ये हमें गौर व फिक्र के लिए एक आखिरी नुक्ते पर छोड़ जाता है। अगर कोई वाकई तहकीक करना चाहे कि असल कलाम क्या था और बाद में क्या तब्दीलियां हुई, तो उसका क्या रास्ता हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा तहकीकी काम है, लेकिन इसका वाहिद इल्मी तरीका ये है कि उन तमाम पुराने उलमा जैसे अल-तबरी, अल-कुलीनी और दीगर जिनकी किताबों में ये हिस्से मौजूद हैं, इन सबको इकट्ठा किया जाए। जी, और फिर आज मौजूद नहजुल बलागा से उनका एक एक लफ्ज का मवाजना किया जाए। एक तरह की इल्मी जासूसी। बिल्कुल। शायद तभी हम ये जान सकेंगे कि असल मतन क्या था और 10वीं सदी के बगदाद की सियासत ने इस पर क्या असरात छोड़े होंगे। ये एक ऐसा काम है जिसकी आज भी इल्मी दुनिया को शिद्दत से जरूरत है। जी बिल्कुल।